प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहने से तुम अपनी सभ्यता नहीं भुला सकते बालक। पाँव छू। Of course, ये तुम्हारे पाँव ही तो हैं जिनकी वजह से मैं तुम्हें पहचान पाता हूँ जानकी भाभी। वैसे ये नेल पॉलिश तुमने बदलनी लगती है। एकदम नया शेड है, खास तेरी मॉडर्न बीवी की खातिर बदला है ताकि वो मुझे एकदम प्रिमिटिव न समझ बैठे। तुम पाँव नहीं छूओगी बहू। ये आपका लक्ष्मण हटे तो ही ना भागे। मजा आ गया, एक देवरानी घर में आ गई, अपना भी स्टेटस बन गया। अरे आ गया बेटा। कहाँ गया स्टेटस भाभी? गायब। अच्छे तो हो, अभी 10 दिन बाहर रहा और दुबला हो गया। बहू तो और भी निखर आई है। निखरेगी नहीं मम्मी, आखिर हनीमून से। ओ पापा, तू तो इतना मोटा ताजा होकर आया है और बहू को इतना दुबला कर दिया। सुन लीजिए। वैसे नरोत्तम, तुम्हारे लौटने का 2 दिन से इंतजार था, लेकिन मैं जानती थी आज शाम से पहले तुम जरूर लौटो। वो क्यों? आज 25 तारीख है ना। वो हाँ ठीक है, पहले तुम लोग गुसल उसल कर लो, उसके बाद बैठते हैं। ये 25 तारीख वाली क्या बात है? कुछ खास नहीं, फिर भी चलने से पहले डैडी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं तो। जानकी। जी पापा। ये गिलास लेती जाना। तुम्हें 25 तारीख वाली बात माधवी के सामने नहीं कहनी चाहिए थी। जी खैर, किशोर भी आज वापस लौट आता तो अच्छा था। कब लौट रहा है? उनकी भली पूछी। पूछना ये चाहिए था कि कब आ रहा है। क्योंकि लौटता तो वो काम को है, 25 रोज बाहर,
और 5 रोज यहां। तुम भी सोचती होगी कि किस बुद्ध से शादी की। आप आराम कर लीजिए पापा, शाम को आपका लेक्चर भी है। अरे हाँ, वो आर्टिकल क्या छप गया, मुसीबत पड़ गई। अब इन क्लब वालों से कोई पूछे, मैंने जो कुछ कहना था वो तो मैं अपने आर्टिकल में कह ही चुका हूं। अब लेक्चर के लिए कौन सा मसूदा ढूंढता फिरूं? मटेरियल ढूंढने की जरूरत ही क्या है आपको? आपकी तो काफी स्टडी है इस सब्जेक्ट पर, और फिर आप तो किताब भी लिख रहे हैं इस पर। सो तो है। और सबसे बड़ी बात, आप बहुत कन्विक्शन के साथ लिख बोल सकते हैं, है ना पापा? हेलो रमेश्वर, कहो। मेरा आर्टिकल पसंद है। कौन सा? नहीं यार, सच पूछो तो रिटायरमेंट के बाद पैसे की भी जरूरत होती है और वक्त भी काफी निकल आता है, तो कुछ ना कुछ तो छपता ही रहता है, खास तौर पर सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पर। मैंने इसलिए पूछा कि तुम किस आर्टिकल की बात कर रहे हो? ओह आई सी, वो जो डाउरी पर मैंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच। मेहनत तो करनी पड़ी, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए और उसके बाद कई लोगों का इंटरव्यू भी किया। नहीं रमेश, नहीं, कोई एग्जेजरेशन नहीं। दिस इज माई कंसिडर्ड ओपिनियन कि एक एवरेज आदमी की 20 साल की बचत दहेज वगैरह में खर्च हो जाती है, और 80% लोग जो कर्ज से दबे हैं उनकी कर्जदारी की वजह सिर्फ दहेज है। यस, इट इज शॉकिंग, इजंट इट? ओके, थैंक यू वेरी मच। कैप्सूल ले लेना। चलो अब सिरप भी ले लो। रामेश्वर से क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, बस यूं ही। विचारों का आदान प्रदान, और काम ही क्या है तुम स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स का? नहीं भाई साहब, दुनिया हमें इंटेलेक्चुअल का दर्जा देती है और अपनी बीवी स्यूडो इंटेलेक्चुअल कहती है। फर्क कम ही है दोनों में। वो कैसे? याद नहीं उस दिन डॉक्टर गांगुली ने क्या कहा था? क्या? हर बुद्धिजीवी दूसरे बुद्धिजीवी को स्यूडो इंटेलेक्चुअल ही समझता है, क्योंकि वो उसके विचारों से सहमत नहीं होता, और जब वो खुद अपने विचारों को परख के कसौटी पे रखता है तो उसे अपने विचार भी खोखले नजर आते हैं, क्योंकि उसे अपने विचारों और उनकी प्रैक्टिकेबिलिटी में अंतर नजर आने लगता है। इसीलिए वो खुद अपने ही नजर में। क्या ये मुझ पर चोट है? चोट वो होती है प्रोफेसर साहब जिसे महसूस किया जाए। मैं तो केवल सीधी साधी बात करने की आदी हूँ। मैं क्यों चोट करने लगी? चोट नहीं तो वार जरूर महसूस कर रहा हूँ। मैं भला वार क्यों करूंगी? इससे फायदा ही क्या है? तुम्हें तो हर चीज में फायदे की तलाश लेती है ना। और तुम्हें नुकसान का डर? नहीं, मुझे किसी नुकसान का डर नहीं, और मेरे ख्याल से आज तो फायदा ही होने वाला है। क्यों? आज कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं, जानती हूँ मैं।
माधवी, तुम खामखा शक कर रही हो। भला मैं तुमसे कुछ क्यों छिपाने लगा? मेरी सब कुछ तो तुम हो। अच्छा, सच। नरोत्तम, ये जो सच का शब्द है ना, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग भी ठीक नहीं। तुम्हें अब भी शक है कि मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूं? नहीं, यकीन है। माधवी, माधवी। 10 दिन तुम इकट्ठे रहे, अब भी उत्सुकता नहीं गई? अरे भाई धीरज रखो, अब भी आ जाएगी। नहाने ही तो गई है। ओ भाभी, खोए खोए मेरे देवर नजर आते हैं। चाय ठंडी हो रही है। मेरी? जी नहीं, मेरी। ओह, विरह के पल भारी पड़ रहे हैं जनाब। नहीं भाभी, ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर समझो मियाँ बीवी में शुरू हो गई खटपट। नहीं शुरू हुई तो तुम करा दोगी भाभी। ठीक है, इसका इल्जाम भी मेरे सर पर ही थोपना। कोई बात नहीं, काफी सहनशील हूँ। वो तो हुई, वरना इस घर में। वरना इस घर में क्या? कुछ नहीं। कहो ना। कहने की जरूरत है भाभी? जरूरत तो नहीं, फिर भी शायद सुनना अच्छा लगे, खास तौर से तेरे मुंह से। वो क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि जो जानते हो उसे कह लेने का साहस भी रखते हो या नहीं। क्या कह लेने का साहस ही बहुत होता है भाभी? वो हो तो कुछ कर दिखाने की हिम्मत भी आ जाती है। भैया तो साहसी है ना, उन्होंने क्या कर लिया तुम्हारे बारे में? वो क्यों कर करेंगे कुछ, उनके विचार ही दूसरे हैं। बाहर से इतने मॉडर्न, हंसमुख और एक्सट्रोवर्ट, लेकिन ख्याल वही पुराने हैं। और मेरे ख्याल? तुम नए ख्याल के आदमी हो नरोत्तम, लेकिन तुम्हारे विचार विचारों की सीमा तक ही आगे बढ़ पाते हैं। न तुमने उनको कभी प्रयोग में लाने की चेष्टा की, ना ही साहस दिखाया है। यू आर राइट भाभी। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय होते हुए देखा, लेकिन कभी खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफदारी नहीं की। ये मेरी कमजोर दिली ही तो है, लेकिन तुमने भी आज से पहले कभी इस बात का गिला नहीं किया, आज पहली बार। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं नरोत्तम, तुम मेरे देवर हो, पति नहीं। लेकिन जिसे तुम ब्याह कर लाए हो, अगर उसकी रक्षा ना की तो अनर्थ हो जाएगा। माधवी को रक्षा की जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्यों सोचती हो? वो तो पड़ेगी ही, मैं जानती हूँ। जानते तुम भी हो नरोत्तम, वरना जब मैंने 25 तारीख वाली बात की तो तुम्हारे चेहरे पे वो भाव ना देखती जो मैंने देखे। क्या भाव देखे? तुम्हारा इस कदर खिसिया जाना और माधवी का इतना हैरान होना। क्या माधवी नहीं जानती कि? माधवी क्या नहीं जानती भला, जरा हम भी तो सुने। कि जो भी इस घर में पहली बार कदम रखता है उसका स्वागत चाय से ही होता है। हाँ, और फिर उसे चाय की इतनी घुट्टी चढ़ती है कि सुबह चाय, शाम को चाय और रात को चाय, और उनके दरमियान जो पहर आते हैं उनमें भी चाय। अच्छा भाभी, तुम अपनी देवरानी को टी एडिक्ट बनाने की कोशिश करो, मैं जरा नीचे हो लूं, पापा के पास बैठूं थोड़ी देर। जाओ। 10 दिन तक मेरा चेहरा देखते देखते बोर जो हो चुके होंगे। राइट, राइट यू आर। क्यों? नरेंद्र तो 10 दिन अभी तेरा मुंह देखे तो संतुष्ट नहीं होगा।
कोई झूठ नहीं कहा मैंने। चीनी कितनी डालूं? न भी डालो तो कोई बात नहीं। खैर, आधी चम्मच डाल दो। नरोत्तम के साथ झगड़े वगड़े शुरू किए कि अभी नहीं? शुरू हुए ही समझो। आज घर में क्या है भाभी? कुछ भी तो नहीं। नहीं, आज 25 तारीख है, इस बात पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? वो आज तेरी शादी को 15 दिन हो जाएंगे ना? तो क्या? बस यही बात है और कुछ नहीं। नरोत्तम ने कुछ नहीं बताया? बस टाल मटोल ही की है। मुझे तो शक है कि क्या? तुम ही बताओ ना भाभी, प्लीज। क्या होना है आज घर में? मेरा बताना ठीक होगा क्या? और तो कोई बताएगा नहीं। ये साड़ी अच्छी है तेरी, है ना? जान तो मैं जाऊंगी ही भाभी। अच्छा होता कि तुम ही बता देती। क्या इस बात का संबंध मेरे दहेज से? चल अगली वो क्यों करने लगा भला? हो क्यों नहीं सकता? मैं अपने साथ कोई दहेज नहीं लाई। इस बात से तो ताल्लुक हो सकता है ना? मिसेस माधवी शास्त्री, जरा सोचो, अगर वो बात होती तो उसका संबंध आज के दिन से क्यों होता भला? वो मैं नहीं जानती भाभी, लेकिन मेरे मन में इसका खटका जरूर है। वो क्यों? क्यों? तो सुनो भाभी, दो हफ्ते हो चुके हैं हमारी शादी को। इतना वक्त भी बहुत होता है किसी को जानने समझने के लिए। 10 दिन तो सिर्फ नरोत्तम के साथ बीते। दो व्यक्तियों का इतना करीब आ जाना एक दूसरे के किसी और मौके पर मुमकिन ही नहीं। कितनी खुशियां, कितना प्यार से मटाया था, लेकिन फिर भी दीवार सी नजर आती रही हमारे बीच में। समझ नहीं सके क्यों, लेकिन कुछ कुछ भागती रही। जिस दिन ब्याह कर इस घर में आई, मम्मी पापा बड़े भाई साहब सबने मुझे आदर दिया, लेकिन कुछ खींच खींच कर। फिर तुम ही थी भाभी जिसने मुझे वो एहसास दिलाया जिसके लिए शायद हर नई दुल्हन तरसती होगी। अपनाने का एहसास, अपना बनाने का एहसास। इसीलिए तुम्हारे सामने सब कुछ कह देने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। माधवी, अगर तुझको मुझे ये सब बताने में कोई संकोच नहीं तो मुझे भी कोई हिचक नहीं। आज क्या है तूने पूछा है ना?
तेरा दहेज देखा जाना है। मेरा दहेज? क्या मतलब? मैं तो अपने साथ कोई दहेज नहीं लाई। तू नहीं लाई तो क्या? तेरे डैडी ने तो भेजा है। Impossible। तुम क्या कह रही हो भाभी? ऐसी 600 संदूकचियां समाजे उस पेटी में जिसमें मेरा दहेज आया था। कैसा मजाक किया है नरोत्तम तेरे ससुर ने। अरे इसे दहेज कहते हैं? मैं क्या जा रहा हूँ मम्मी, अभी खोला तो है नहीं, खोले तो पता लगे। खुलेगा तो ये शाम को ही। हाँ, ये किशोर का टेलीग्राम आ गया है, शाम की गाड़ी से पहुंच रहा है। अब पहले फैमिली गैदरिंग तो होने दो। चाबी मेरे पास है, बिल्कुल सेफ। तेरी मम्मी 6 बार चेक कर चुकी है। हाँ, इसे रात को खाने के बाद सबके सामने खोलेंगे। इसे सबके सामने खोले? ये तेरे बाप का फितूर। इसे शादी के 15 दिन बाद खोले? ये माधवी के बाप का फितूर। अच्छा तरीका निकाला है दहेज लेने और देने का। मम्मी, तुम सब इसे दहेज दहेज कहे जा रहे हो, खुदा जाने इसमें है ही क्या। चाहे निकले इसमें फूटी किस्मत। अपनी तरफ से तो डॉक्टर चंद्रा ने यही दहेज दिया है। डोली के अगले ही रोज उठाकर पहुंच गया और बड़े नाटकीय अंदाज में बोला, मेरी तरफ से इसे ही बेटी का दहेज समझ लो। बड़ा सियाना निकला। और साथ ये भी कह दिया कि इसे शादी के 15 दिन पहले ना खोलना। डरता होगा कहीं भांडा न फूट जाए सारी बिरादरी में। भांडा फूटने की क्या बात थी सुभद्रा इसमें? हम तो पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि कोई दहेज वहेज नहीं होगा। अजी प्रोफेसर साहब, हम ये अनाउंस ना करते तो करते ही क्या? हमने कोई कंडीशन तो रखी नहीं थी, बस इसके ससुराल वालों ने फायदा उठा लिया। पर हमें तो अपनी नाक रखनी थी ना। हर कोई पूछ रहा था क्या क्या आ गया, क्या आएगा। वो तो इसलिए मम्मी की हर एक को लालच था कि उसे क्या मिल रहा है। चाचियों को मामियों से बढ़िया साड़ियां तो नहीं मिल रही। अगर फूफा का सूट इंपोर्टेड है तो मौसा को देसी सूट देकर तो नहीं ठगा जा रहा। अच्छा हुआ किसी को कुछ नहीं मिला, वरना वही कोराम मचता जो भैया की शादी पर मचा था। तो किशोर की शादी की बात कर रहा है ना? अरे उस टाइम शोर चाची और मामियों के झगड़े की वजह से नहीं हुआ था। झगड़ा मचा था दहेज को देखकर। इतनी घटिया साड़ियां और सूट कि तेरी चाची ने तो जानकी से मैके से मिली साड़ी अपनी नौकरानी को दे दी। और तेरे मामा ने तो सूट के कपड़े को देखा तो बोल उठा, ये तो पर्दे बनवाने के काम आएगा। पर्दा जिसकी अक्ल पर पैसे ने डाल दिया हो, उसे और सोचता ही क्या। जिसकी अक्ल की बात कर रहे हो, उसके घर में 2-2 मोटरें होते हुए भी उसने अपने बेटे के ससुराल वालों से कार और वीडियो सेट दोनों की डिमांड की थी। अरे अक्ल पे पर्दे तो तुम्हारी ज्यादा पढ़ाई लिखाई डालती है। बहुत एडवांस बने हो ना। अपना किशोर 4000 रुपए कमा रहा था जब उसकी शादी की, फिर भी मांगा क्या? बस हाथ जोड़ दिए, जो इच्छा हो दे देना। और इच्छा प्रकट हो गई उस कूड़े से जो जानकी अपने मायके से उठा ले। लेकिन मम्मी, ये तो क्विट्स वाला मामला हो गया। अगर भाभी के पेरेंट्स ने अपनी मर्जी के मुताबिक दहेज दिया तो तुमने अपनी मर्जी के मुताबिक सुलूक दिया। बात बराबर। मैंने कौन से जुल्म ढा दिए हैं उस पर? अरे खुशी तो उसकी किस्मत में ही नहीं लिखी थी। उसके माँ बाप तो उसे इस घर में धकेल कर उसे भूल ही गए। और किशोर ने तो उसे जान बचाने के लिए नौकरी ही ऐसी कर ली जिससे वो हमेशा टूर पर ही रहे, उससे दूर। अपने दुखड़े तेरे सामने रो देती होगी, तभी तो आज उसकी पैरवी कर रहा है। भाभी की पैरवी करेगा तभी तो अपनी बीवी की पैरवी कर पाएगा। क्यों बरखुरदार? माधवी को पैरवी की जरूरत पड़ेगी ऐसा क्यों सोचते हैं आप? सीरियस हो गया? अरे भाई, माधवी को पैरवी की जरूरत क्यों कर पड़ेगी? खुद यूनिवर्सिटी की अच्छी खासी डिबेटर रही है, और फिर जमाना आजकल विमेंस लिप का है।
खुद ही बोल सकती है। जी कुछ नहीं, ये इसे शाम को ही खोलेंगे। चाहे इसमें निकले कुछ तो निकलेगा ही मम्मी। डिब्बा छोटा है तो जरूर कुछ अच्छा मालूम होगा। हाँ, माधवी की दादी 100 तोले सोना छोड़कर गई थी, हीरे नग अलग। पहले तो मैंने सोचा डॉक्टर चंद्रा ने बड़ी अक्लमंदी दिखाई और माँ की अमानत को दहेज के रूप में दे दिया बेटी को। लेकिन इसे उठाकर देखो, खास भारी नहीं है। इतना सोना हो सकता है इसमें कैश हो। हाँ, रिवाज तो उसका भी आ गया है आजकल। लेकिन इसमें हुआ भी तो कितना आ जाएगा? 100 के नोट हुए तो पकड़े जाने का डर, और अगर 10-20 के हुए तो समझो कागज बराबर। लेकिन इसके लिए तो बहुत होंगे, एक के अनेक बनाने के चक्कर में तो रहता ही है। और फिर जो कुछ भी होगा वो बिजनेस में डुबो देगा। आखिर प्रोफेसर का बेटा, क्या जाने बिजनेस किस चिड़िया का नाम है। जैसे मैं पहले तय कर चुका हूं कि इसमें जो कुछ भी होगा उसमें से नरोत्तम को 1/4 से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। सुना है ना, गांव बसे नहीं उचक के पहले ही आ गए। अरे ये तक तो पता नहीं कि इसमें है क्या, और इससे पहले ही बटने लगे। ये हुआ कैसे? I still don't understand. I really doubt. माधवी, जो तुमने बताया मैं समझती हूँ। जो तुम महसूस कर रही हो वो भी समझती हूँ। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका। हुआ नहीं तो हुआ चाहता है। खैर, अब जाती हूँ। ज्यादा देर तेरे पास रही तो सब उल्टे मायने निकालेंगे। तू नहीं जानती इस घर को। तो क्या तुम जान पाई हो भाभी? मुझे तो इस घर में आए हुए 4 साल ही हुए हैं नरोत्तम। तुम अपनी कहो। क्या तुम? क्या बातें हो रही थी देवानी से हम कॉन्फ्रेंस में? तुम अपनी कॉन्फ्रेंस की करो। वो
वैसे जब औरतें अपने नाखून तेज करने पे आ जाती है ना, तो डर लगता है। अच्छे खासे हथियार का काम देते हैं। अच्छा, वैसे तो और भी बहुत से हथियार है तुम औरतों के पास। मसलन नखरे, नाज होता, चाहे तो एक ही नजर से और रूठना, बिगड़ना और आंसू। औरत का बेस्ट हथियार। हथियार तो और भी कई हैं, अक्सर इस्तेमाल नहीं होते। मसलन दृढ़ता, मजबूत दिली, डिटर्मिनेशन, कुछ भी कह लो। ये कोई हिंट दिया जा रहा है? कोई कोई बात हिंट्स में ही करनी अच्छी रहती है। और किसी किसी बात पर ब्लंट होना ही बेहतर होता है। All right then. Come out, Mr. Blunt, and speak out your mind. तो सुनो माथी माय डियर, बात तुम्हारे दहेज से ताल्लुक रखती है, जिसके बारे में पिछले 2 हफ्तों से ना तुम बोली ना मैं। आई एम fed up. इशारे इशारे, हर तरफ से इशारे। मम्मी को शुरू से ही दहेज की आस रही, लेकिन खुल के बोल नहीं पाई पापा के डर से। पापा दहेज के खिलाफ, इतने खिलाफ कि उनकी राइटिंग में शायद यही चीज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। शायद ही किसी और सोशियोलॉजिस्ट ने डाउन सिस्टम पर इतना लिखा। जानती हूं, लेकिन ये सब आइडियोलॉजिकल प्लेन तक ही सीमित रहा, क्योंकि उन्होंने देखा दीदी मेरी बड़ी बहन को ब्याहना था, उसे और उसके पति महोदय को विलायत भेजना था। रेखा दीदी का एक हाथ कटा हुआ था और इसी बात ने पापा के हाथ काट दिए। 37 साल पढ़ाने के बाद रिटायरमेंट के समय जितना पैसा मिला सब रेखा दीदी के दहेज पर खर्च कर दिया। और जब हमारी शादी तय हुई तो पापा के पुराने दोस्त कुलीग डॉक्टर चंद्रा तुम्हारे डैडी से दहेज का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि ये हिंट ही काफी है। तुम अपनी कहो तो सुनो, मैं ना कोई लीडर हूं, ना फिलोसफर, ना ही सोशियोलॉजिस्ट, फिर भी इस सिस्टम के सख्त खिलाफ हूं। लेकिन माधवी, ये हिंट भी काफी है। आगे की बात मैं ही कह देती हूं। मम्मी की इच्छा रही है कि दहेज आए और तुम मम्मी से प्यार करते हो। पापा की पेंशन काफी कम है और रॉयल्टीज के आने का कोई भरोसा नहीं। फिर भी रख रखाव वही, खर्चे ज्यों के त्यों। किशोर भैया कमाते हैं लेकिन सब उड़ा देते हैं जुए और शराब पर। घर पर कुछ कर्जे हैं जिन्हें चुकाने के लिए तुमने तरह तरह के धंधे किए और खुद आकांक्षाओं के चक्रव्यूह में आ घिरे। मोटर पार्ट्स में इन्वेस्ट किया लेकिन घाटा खाया। ट्रांजिस्टर्स बनाने शुरू किए लेकिन कंपटीशन ने आ घेरा। बैंक से लोन लेकर हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट का काम शुरू किया लेकिन लाइन ही अपने बस की न निकली। अब इलेक्ट्रिक केबल्स की एक फैक्ट्री में पार्टनरशिप ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो उसके लिए पूंजी चाहिए। जब सब रास्ते बंद हो गए तो सोचा कि शादी ही कर ली जाए ताकि घर में पूंजी आ जाए। What the hell are you talking? अभी तो फ्रैंक और ब्लंट होने की बात कर रहे थे ना,
लेकिन हो नहीं सके। अब मुझे साफ साफ कहने दो, अपने डैडी की इकलौती बेटी हूं मैं, और डैडी खाते पीते घर के इकलौते बेटे। अच्छे दहेज की उम्मीद तो थी, लेकिन जानबूझकर इस बारे में कोई बात नहीं की गई, बल्कि इस टॉपिक को अवॉइड किया गया, इस उम्मीद में कि आम चीजों की बजाय वो चीज मिल जाए जिसका नया फैशन आ गया है, कैश। You are jumping to conclusions. No, I'm not jumping to conclusions. I'm arriving at a conclusion logically, systematically, if you please. All right. तो क्या है तुम्हारा कंक्लूजन? कि मुझे कैश की, नकद रुपए की उम्मीद है? और अगर है भी तो क्या ये गुनाह है? नरोत्तम, उम्मीद रखना गुनाह है या नहीं ये मैं नहीं जानती,